सर जैन लोगों के बारे में एक चीज़ तो हम देखते हैं कि वो लोग सूरज ढलने के पहले खाना खा लेते हैं, ऐसा क्यों? भगवान महावीर थे ना, उनके जैसी बॉडी पिछले हजारों साल में किसी की नहीं हुई। तो साइंटिफिकली उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको कैंसर से बचना है तो आप सनसेट के पहले खाना खा लीजिए बस, नहीं तो रात का खाना खाया हुआ अंदर सड़ता है और वो आपको कभी न कभी है ना कैंसर के रूप में। मुंबई की रेल लोकल ट्रेन देखी आपने? हाँ। आप पीछे खड़े होते हो, लोग धक्का मार के अंदर डाल देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे जैन समाज ने, वो लोग मुझे मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं और अगर मैं फ्री हूँ तो पहले मुझको बुलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सोसाइटी का आपको सपोर्ट मिलता है ना तो फिर आपको कोई देखने की जरूरत नहीं। सर मुझे ऐसे 3 चीज़ें बताइए जो आपके जैन कम्युनिटी में आपको सिखाई जाती है और जिसकी वजह से जैन कम्युनिटी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। जैन कम्युनिटी में एक तो आपको बचपन से सब पैसे का, जैन कम्युनिटी के बारे में ना अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमने पॉजिटिव नेगेटिव सुनी है कि वो लोग सुबह सुबह नहा धो के मंदिर जाते, देरासर जाते हैं बिना चप्पल पहने, कहते हैं कि वो कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन वही बहुत लोग गाड़ी और एक्टिवा लेके जाते हैं, तो क्या उसमें नहीं मरते? देखो ना, ये सर जब हम जूहू बीच आते हैं तो जूहू बीच 2 चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले तो वहाँ की हवा और दूसरा आपकी कहानी। तो सर बहुत इंस्पिरेशन मिला है आपके वीडियोस देख के, तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आज बहुत सारी बातें करनी है सर आपसे। थैंक यू। ग्रेट सर। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जानते ही हैं मुंबई में, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम शांतिलाल गुलेचा है, पर लोग मुझे शानदार शांति भाई के नाम से ही जानते हैं। और जो आदमी किस्से कहानियां देखना या सुनना चाहता है ना, वो हिंदुस्तान का हर आदमी मेरा चेहरा जानता है। 100%। सर जैन लोगों के बारे में एक चीज़ तो हम देखते हैं कि वो लोग सूरज ढलने के पहले खाना खा लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका एक ही है रीजन कि भगवान महावीर थे ना, उनके जैसी बॉडी पिछले हजारों साल में किसी की नहीं हुई। तो साइंटिफिकली उन्होंने क्या बताया कि सनसेट के बाद आप कुछ भी खाओ वो आपकी बॉडी में पड़ा रहता है और वो धीरे के रात को आंतड़िया वातड़िया सब काम करनी बंद कर देती है, तो वो सड़ता है अंदर। और आप सनसेट के बिफोर कुछ भी खा लीजिए, वो आपका डाइजेशन में आएगा, रात को पानी पीने को भी होगा, तो आप स्वस्थ जीवन जिए। और मैं आपको और सचेत बताता हूँ, रिलीजन को साइड में रखिए। अगर आपको कैंसर से बचना है, जो दुनिया का हार्ट अटैक आएगा या तो चला जाएगा या रह जाएगा, पर कैंसर एक ऐसा है, आप आज अभी परसों में पढ़ रहा था न्यूयॉर्क में एक आ गया है जिसका इलाज का इंजेक्शन 3.5 करोड़ हो गया है। यानी घर भी साफ हो जाता है, आदमी भी ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको कैंसर से बचना है ना, तो आप सनसेट के पहले खाना खा लीजिए बस, नहीं तो रात का खाना खाया हुआ अंदर सड़ता है और वो आपको कभी न कभी है ना कैंसर के रूप में। तो बेटर ये रहेगा कि आप रात का खाना बंद कर दीजिए। सर फूड हैबिट्स कैसी रहती है, मतलब जैन क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं? जनरली देखिए साहब, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो तो गार्लिक ऑनियन नहीं खाते हैं। उसमें थोड़ा रिलीजन भी आता है, क्योंकि वो जब आप अंदर से निकालेंगे ना तो उसके साथ अंदर के जो जीव होते हैं वो भी मर जाते करके। पर अभी नई जनरेशन तो सब खाते हैं करते हैं, वो ऐसा कोई नहीं, मैं नहीं मानता कि भाई नहीं है करके। खाना जनरली जो वेजिटेरियन खाना बनता है ना हम लोगों के यहाँ, आपने कभी इंडिया की जो सबसे बढ़िया मिठाइयाँ है ना, जोधपुर से आती है। पूरी हिंदुस्तान में अगर सबसे बढ़िया मिठाई अगर कहीं बनती है तो जोधपुर। तो आपको खाना वेजिटेरियन खाना और इतनी वैरायटीज जितनी आपको जैनों में मिलेगी ना, अग्रवालों में और जैनों में, यानी राजस्थान का जो बेस है ना, इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको 50 तरह की सब्जियां, 50 तरह की चटनियां, और वो भी सीजनल, कौन सी सीजन में क्या खाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए और चीजें बहुत बढ़िया बनाई। करेक्ट। दाल बाटी कभी खा के देखिए आप, 50 तरह की दाल बाटी आपको मिल जाएगी। यानी वहाँ की जो कई चीजें ऐसे गट्टे की सब्जियां वगैरह जो खाते हैं ना, तो आप मुंह में पानी बस अभी आ गया। क्योंकि मैं अभी हम लास्ट टाइम हम गए थे जयपुर साइड, तो वहाँ पर एक होटल में बैठे थे, इतनी बड़ी थाली और उनका जो खिलाने का तरीका, मतलब इतना अच्छे से आग्रह करके खिलाते जैसे
मतलब अपने बैठे हो ऐसा, मतलब ये सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये इतने तरीके के खाने, और राजस्थान में जब पर्टिकुलरली जब आप जाओगे, जैसे आपने अभी नाम लिया दाल बाटी, मतलब मुंह में पानी आ गया सच में। अच्छा, आप वैसे तो सर सबको स्टोरीज बताते हो, मुझे आपके बचपन की कोई एक स्टोरी सुननी है जो लोगों को इंस्पायर कर सके। ना ऐसा है कि बचपन जो वैसे तो गुजरा मेरा ना, मेरे साथ क्या हुआ सर, मेरे साथ लाइफ में मैं जो पाँव पे मुझे सपोर्ट खूब मिला, दोस्तों का समझिए, रिश्तेदारों का, या एवरीवन। मुझे कोई बैड एक्सपीरियंसेस बहुत कम हुए कि किसी ने मुझे चीट किया है, कि किसी ने मेरे साथ कोई किया है कि वो किया है। और मेरा अभी भी मानना है कि साहब 90-95% लोग बहुत भले हैं। आप 5-10% के लिए पूरी दुनिया को एक पेंट मत कीजिए। करेक्ट। लाइफ बहुत अच्छी है। और पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ, मैं बाहर इतना ट्रैवल किया ना, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको इंडिया में 2 पैसा मिल जाता है ना तो बाहर मत जाना बॉस। आपको बता देता हूँ, बाहर लाइफ बहुत लोनली है, बहुत एक खाली फेसबुक के फोटो के लिए अच्छी है, पर रियल लाइफ अच्छी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, क्योंकि लोगों के सपने रहते हैं कि मुझे यार इंडिया छोड़ के बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है एंड टॉक्सिक कल्चर हो गया, और मुझे यहाँ से बस बाहर जाना है। लेकिन बाहर जाने के बाद भी, जैसे आपने करेक्टली बताया कि वहाँ पर लाइफ उल्टी यहाँ से ज़्यादा खराब है। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ साहब। आप अरे साहब यहाँ नीचे सो जाओ, पान पट्टी वाले के पास खड़े हो तो 25 जने आपसे बात करने वाले मिल जाएंगे। वहाँ कोई नहीं है साहब, अकेलापन है। करेक्ट। ये सब बातें जब अच्छी लगती है साहब, आपको कोई बात करने वाला नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। लास्ट जापान में एक लड़का है, शिजो मोरोमोटी। वो लड़का 18 साल तक राइटर था, तो उसको जापानीज बहुत ज़्यादा बिजनेस और बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसको राइटर को बोलने लगे ये कोई काम का नहीं। तो उसने एक दुकान खोली, डू नथिंग बिजनेस। क्या खोला? डू नथिंग बिजनेस। अब वो क्या करता है कि वहाँ पे लोग अकेले हो गए, किसी को रेस्टोरेंट में जाना है तो ये साथ में जाएगा। ये पर 1 आवर $75 लेता है, ठीक है। ये खाली हूँ हाँ करेगा, आपको कोई ज़्यादा एडवाइस नहीं देगा। अब एक लड़की को साड़ी पहन के जापानीज रेस्टोरेंट में जाना था, शर्म आ रही थी, तो ये साथ में चला गया। किसी को फूड फेस्टिवल में जाना है, साथ में जाना, चला गया। एक आदमी टोक्यो से बाहर जा रहा था, तो उसको ट्रेन पे कोई बाय बाय करने वाला नहीं था, तो ये बाय बाय करने के लिए चला गया। इसने पिछले 3-4 साल में 2 करोड़ रुपए कमा लिए। इसका काम क्या है? साथ देना। ये एक सलाह। और आप लास्ट में इसका नूर देखिए, ये सुनता है, सलाह नहीं देता है। इम्पोर्टेंट। लोगों को सुनने वाला चाहिए, सलाह देने वाला नहीं चाहिए। तो साहब ये आपको हिंदुस्तान में ही मिलेगा। मस्त जिंदगी है, इतना प्यारा देश है, छोड़ के मत जाना बॉस, दुख पाओगे। थैंक यू। सर, जैन कम्युनिटी के बारे में आपने इतना कुछ बताया, मुझे अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है और भी इनके बारे में जानने की, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में, लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा यही लोग पे करते हैं। ऐसा है कि वो एक जनरल आंकड़ा है, मेरी बात सुनिए, पर मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो एक आंकड़ा है कि भाई जैन लगभग 24% टैक्स देते हैं, पर चूंकि इंडियन ITR में रिलीजन मेंशन नहीं होता है, तो वो एग्जैक्टली नहीं कर। वो किस लिए बता पा रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में हमारा बेस है, MP में, और मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं स्टेट से आता है। तो और चैरिटी भी ये लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये बाई बर्थ है। आप समझिए मेरी बात को। जो आंकड़े आते हैं कि भाई 60%, वो सब चीज़ों का कोई आधार नहीं है, आप समझिए। पर बात ये है कि जनरल वे में भी आप कहीं भी कोई भी वो आपदा आती है, कोई भी रिलीफ है, तो सबसे पहले आप वहाँ चले जाइए, आपको काम हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना होगा, पलक मुचाल करके एक सिंगर है, उसने 3000 हार्ट के ऑपरेशन करवाए। और वो जब कई मूवीज में उसके, आपको तो MS धोनी में आई थी, आशिकी 2 में उसका गाना है। और वो जब बच्चे ऑपरेशन हो रही है तो वो जैनों का एक नवकार मंत्र है, वो पीछे से जाप कर रही होती है। एंड उसने अपने पैसे से 3000 बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करा दिया। तो सवाल ये है कि जैनों का आई थिंक सी महेश्वरी, पर वो शायद उनके फादर मदर जैनों में बिलीव करते हैं या क्या, आई डोंट नो डीपली अबाउट। पर जैनों का ये चीज़ों का आप नेचुरली आप देखेंगे। और एक उनकी फूड हैबिट्स बहुत बढ़िया है। बिफोर सनसेट खाना, तो आपको
जनरली शारीरिक बीमारियां इनमें कम मिलेंगी। आप सोचो एज वाइज इंडिया की 69 है और जैनों की एवरेज एज 73 है, ज्यादा जीते हैं। सेकंड, आपको इसमें जैनों में बहुत कम आपको डिप्रेशन के केस कम मिलेंगे। सोसाइटी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, एक दूसरे के काम बहुत आते हैं, खड़े हो जाते हैं। और दूसरा, लाइफ स्टाइल में कोई भी लग्जरी अननेसेसरी नहीं है। हम अगर चाहे ना, देखो साहब ये 5-10 सालों में ये सब शादियों में इतना धमाल बढ़ा है, बाकी जैनों में पहले नहीं था। तो ये नेचुरली अगर रहना चाहे तो बहुत बढ़िया जिंदगी आराम से और साधु महात्मा भी आते हैं ना, तो उनका प्रवचनों का बहुत। और साधु महात्मा जैनों में क्या है कि यही अकेले साधु महात्मा जो एक पैसा भी रखते नहीं अपने पास, पैदल विहार करते हैं। तो महात्मा लोगों का संबंध समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। और 99.99 में 1% का तो किसी का कोई नहीं। आपको महात्मा भी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने लाखों रुपये का छोड़ के आए हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सोचो। तो ये जो बेसिकली आप नजदीक से इनकी सोसाइटी को आप देखेंगे ना, तो जैनों का एक जो लाइफ स्टाइल, सोचने का तरीका, एक दूसरे के काम आने का तरीका, बहुत सारी चीजें। और मैं लगभग 150 सेशन कर चुका हूँ, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जो जहां बैठा है ना, वो वहां पे सोसाइटी में कुछ न कुछ बड़ा काम कर रहा है। कोई भी आदमी को आप मिलोगे तो मालूम है 2-4 संस्था में वो कोई नहीं कहीं। ये एक अच्छी चीज है। सर मुझे ऐसे 3 चीज़ें बताइए जो आपके जैन कम्युनिटी में आपको सिखाई जाती है और जिसकी वजह से जैन कम्युनिटी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। जैन कम्युनिटी में एक तो आपको बचपन से सब पैसे का सेविंग सिखाया जाता है। ऐसे हम स्टेशन से पैदल चले जाएंगे, 20 रुपया ऑटो का नहीं देंगे, पर ऐसा कोई समाज को काम पड़ेगी तो 20,000 रुपया दे देंगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आप जैनों में आप नोट करना, मैक्सिमम लोगों का एक तो फूड हैबिट्स है ना, बहुत बढ़िया है। आपको कहीं भी आपको तो शारीरिक बीमारियों से बच जाते हैं, क्यों रात्रि भोजन नहीं है। और ये अब तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि रात को आप जो भी खाना खाते हैं वो पेट के अंदर सड़ता है। और नोबेल मिला है जापान वालों को, इसलिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण। और जबकि ये हजारों साल से जैनों में तो परंपरा है। करेक्ट। कि भाई आप उपवास रखो, आपके अंदर के सेल्स, कैंसर सेल्स ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ये खाने यानी लिविंग उनका अच्छा है, पैसे की सेविंग के लिए अच्छा है। तीसरा, एक दूसरे के काम आते हैं। आपको सोसाइटी में लगभग वो आप कहीं भी जाएंगे तो छोटा मोटा कोई काम होगा तो कोई मना नहीं करेगा। ये सोसाइटी की ब्यूटी है। सर मैं थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूँगा, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे ये लेवल तक आप पहुँचे। नहीं, बॉम्बे देखिए, अपने बॉम्बे में क्या है, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिव क्राउड अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो बॉम्बे में मिलेगी। हाँ, अपने कोई भी अच्छी चीज करते हैं ना, तो यहाँ पे लोगों का खूब सपोर्ट रहता है। और पर्टिकुलरली हमारे जैन समाज में अच्छी चीज का खूब सपोर्ट है। आज मैं आपको एक बताता हूँ, अपने मुंबई की रेल, लोकल ट्रेन देखी आपने? हाँ। आप पीछे खड़े होते हो, लोग धक्का मार के अंदर डाल देते हैं। ये है ना, सही है। मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे जैन समाज ने मुझे 95%, मेरा कंट्रीब्यूशन तो 5% है, हमारे जैन समाज का कंट्रीब्यूशन 95% है। वो लोग मुझे, मेरी गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं और अगर मैं फ्री हूं तो पहले मुझको बुलाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, और अगर सोसाइटी का आपको सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर आपको कोई देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे जैनों की इतनी, आप सोचो, मैं आपको एक जैनों का भी एक एग्जाम्पल है, एक स्टोरी मैं अभी बनाने वाला हूँ, वो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। नामीबिया का नाम सुना अभी? हाँ, साउथ अफ्रीका। नामीबिया का वहाँ का फूड पोर्शन 84% वहाँ का फूड खत्म हो गया। 50% आबादी वहाँ की भूख, खाने पीने दोनों नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया, 700 जंगली जानवरों को मारो, उसमें 200 एलिफेंट, जेब्रा। आप सोचो मेरी बात को, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। हिप्पोपोटामस, यानी जितने बड़े बड़े इन जानवरों को मार के उस जानवरों से पेट भरना, वो उनका फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया। ये बात
आपका मालूम पड़ी है वर्ल्ड में जितनी भी संस्था है ना जो अपने आप को बोलते हैं एनिमल राइट्स के लिए, सबने क्रिटिसाइज किया पर सॉल्यूशन नहीं निकाला। सॉल्यूशन किसने निकाला मालूम है? एक संस्था है अहमदाबाद में, जैन तपोवन यूथ संस्था। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने नामीबिया गवर्नमेंट को संपर्क किया कि साहब ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के पहले दिल्ली के उनके एम्बेसडर से, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर से, उनके प्रेसिडेंट से, और इन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प करते हैं, आप इसको, और उनसे रिटर्न में लिखा के लिया कि आप इन जानवरों को नहीं मारेंगे और उसकी व्यवस्था हम करते हैं। तो उन्होंने यहाँ से 2500 मीट्रिक टन अनाज भेजा है। कितना? 2500 मीट्रिक टन, और फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी भेजे। क्या आप लड़ो? ये बात जब गुजरात गवर्नमेंट को मालूम पड़ी तो पटेल साहब ने भी 500 मीट्रिक टन का आश्वासन दिया, और जब इंडियन गवर्नमेंट को मालूम पड़ी तो उन्होंने 2000 मीट्रिक टन अनाज उन्होंने भी भेजा। एक अच्छी चीज तो साहब हैट्स ऑफ टू जैन कम्युनिटी कि जिन्होंने, आप ये सुन के आपका मन हो जाएगा कि ये एक्चुअल लोग हैं कि भाई जो करना चाहते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप समझे नहीं। तो जैन कम्युनिटी का रियल बात यह है कि ये लोग इनकी बहन क्या है कि करने के बाद इनका कोई सोशल प्लेटफॉर्म से ऐसे नहीं है कि इनकी पब्लिसिटी हो। ये तो मेरे को किस्सा मालूम इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे ख्याल से ये लोग जितना डोनेशन दे रहे हैं ना, किसी को नहीं पता दुनिया में शायद ही कोई कम्युनिटी देती हो। ट्रू। और ईश्वर की मेला भी है, जो देता है उसके पास आता ही है। तो सवाल ये है कि भाई आप अल्टीमेटली बात यही है कि आप अच्छे काम करते रहिए। सर जैन कम्युनिटी के बारे में ना अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमने पॉजिटिव नेगेटिव सुनी है, लेकिन नेगेटिव चीज़ एक बहुत चर्चा चलती है यंगस्टर्स में कि वो लोग सुबह सुबह नहा धो के मंदिर जाते, देरासर जाते हैं बिना चप्पल पहने, कहते हैं कि वो कीटाणु मर जाएंगे, लेकिन वही बहुत लोग गाड़ी और एक्टिवा लेके जाते हैं, तो क्या उसमें नहीं मरते हैं? ये देखो साहब, ये अब व्यक्तिगत मैटर हो गया। हाँ। बाकी ये तो होना ही होना है, और डे टू डे लाइफ में सबका, आज हम लोग इंडस्ट्री भी तो चला रहे हैं, इतनी इंडस्ट्री चलाते हैं तो वहाँ भी तो जीव मरती है, ऐसा नहीं है करके नहीं है। पर बात ये है कि जैनों को भी अपना आत्मचिंतन अभी करना पड़ेगा कि एक जमाने में 40 करोड़ जैन थे वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में। आप सोचिए इस देश का नाम भारत पड़ा तो वो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। जिस कम्युनिटी ने इस देश को नाम दिया वो कम्युनिटी जैन। इस देश का पहला चक्रवर्ती हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन। अब सोचिए इस देश का पहला, जिस समय गौरी ने अटैक किया तो उसको जो सबसे पहले आदमी जो हराने वाला था ना, वो हराने वाला जैन राजा था। सोचिए इस देश में जब 1947 के पहले जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी और जेबी कृपलानी ने उनको बोला कि दुनिया में जहाँ भी रिवोल्यूशंस आए वो वाया ब्लड आए। फ्रेंच रिवोल्यूशन समझिए कि वो समझिए तो या तब महात्मा गांधी ने श्रीमद राजचंद्र करके जैनों के एक बहुत बड़े संत हुए, उनसे वार्तालाप किया। ही वॉज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने उनको बोला कि हमारी आज़ादी नॉन वायलेंस से आएगी और हिंदुस्तान, और वही साहब नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जितने भी वर्ल्ड में हुए ना, उन्होंने सब ने गांधी जी के वो बातें सुनी। तो हम ये जैनों के इम्पैक्ट है ना सर, मैं आपको जैनिज्म के बारे में बोलना चालूंगा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, पर इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद भी ये सोसाइटी के लोग कम होते क्यों जा रहे हैं? हम जैनों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई इतनी बढ़िया जैन रिलीजन, इतने बढ़िया लोग और इतनी दुनिया को आपने कंट्रीब्यूट किया और आप लोग इतने सीमित क्यों हो रहे? तो सोचिए, सोचने का, क्योंकि हमको बड़ा नजरिया रखना पड़ेगा। सो ट्रू सर। अगर मारवाड़ी जैन कम्युनिटी की अगर हम देखें तो वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, इंटरेस्ट को, ब्याज को, या कैलकुलेटिव रहते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ लेसन्स बताइए जिससे लोग सीख सके कि पैसे की क्या अहमियत होती है। देखो साहब, अभी तो खाली मारवाड़ी कम्युनिटी को भी कहने से मतलब नहीं,
ये जो पिछले 20 सालों में जितने भी दूसरी कम्युनिटीज भी आई है ना, साउथ इंडियंस, गुजरातीज, आप सोचो पंजाबीज, ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप समझो अभी तो उल्टा मैं आपको बोलता हूँ कि मारवाड़ियों को वापस रीथिंक करना अपनी स्ट्रेटेजी पे, और जितना दिखावा कम करेंगे, जितना आडंबर कम करेंगे ना, तो क्योंकि बाकी कम्युनिटी है ना सर, आप सोचिए हमारे राजस्थान में हम लोग आते थे, पहले हम लोग आए तो हमारी देखा देखी वहाँ से दूसरी कौमें भी आई। आज उन लोगों ने खर्चे नहीं रखे तो आज वो लोग सब आगे निकल गए। तो साहब आपको कहीं ना कहीं तो ये जीवन को है ना, मेरा कहना एक ही है कि जीवन को जितना आडंबर रहित रखेंगे ना, उतना जीवन आपका सरल रहेगा। अब बोले जितना इजी रखेंगे उतनी लाइफ इजी है। जैसे आपने बताया कि जैन कम्युनिटी में सेविंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, लेकिन एक पॉपुलर कहावत है कि मारवाड़ीज हमेशा कंजूस होते हैं, लेकिन यही मारवाड़ी की अगर कोई आप शादी देखो तो सबसे ज़्यादा खर्चा वही करते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो साहब, ये दिखावा जो बढ़ा है ना, वो एक कुरीति बड़ी है, इसको अपने डिनाई नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए अभी है ना यंगस्टर्स को आगे आना पड़ेगा। कि कई बार पहल पुराने लोग करते थे, अब पुराने लोगों से ज्यादा मुझे क्या लगता है कि यंगस्टर्स को, क्योंकि देखो साहब आज की डेट में किसी लड़के की शादी उसकी बिना मंजूरी नहीं कर सकते, तो वो अपनी शादी में ये भी शर्त रख सकता है कि मेरी शादी में सिर्फ 30-35 आदमी होंगे या 50 आदमी होंगे। तो वो अगर फोर्स करेगा तो सबको मानना भी पड़ेगा। तो ये पहल अब जैन युवाओं को करनी चाहिए कि ये जो आडंबर है ना, वो आपको कल कभी ना कभी, देखो साहब मैं दुनिया में 3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। विजय माल्या बैंकक्रप्ट हो गए थे, अब सोचिए, और हालत ये हो गई थी कि वो उनके पायलट्स का भी पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, और उसी के 2 दिन बाद इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और एनरिक को और इनको बुलाया और 4-4 करोड़ रुपया दिया, और वो इतना दिखावा उसको महंगा पड़ा कि उनको यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। सिर्फ शोशेबाजी ने हर्षद मेहता लेक्सस कार लाई थी सब 45 लाख की, तब किसी के पास इतनी बड़ी कारें नहीं होती थी, और उस कार से वो लोगों के लाइट में आ गए, और वो शोशेबाजी हर्षद मेहता को ले डूबी। और तीसरे सुब्रतो राय सहारा, जिन्होंने अपने बच्चे की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए ऐसे हैं कि आडंबर है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, चाहे जैन हो कि मारवाड़ी हो कि कोई हो। अगर हम नहीं संभले तो जो देश को दिशा देने वाली कौम है ना, वो पीछे रह जाएगी। इसमें जनरली शादी की जब भी बात करते तो एक वो पीयर प्रेशर रहता है कि अरे नहीं यार, हमारे रिलेटिव में इनकी शादी हुई थी, वहाँ पर 500 लोग आए थे, तो हमारे में ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि हाँ उन्होंने भी तो, हम भी तो उनके फेस्टिवल में गए थे, तो उनको तो बुलाना चाहिए ही। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, पेरेंट्स जिस जनरेशन से आए ना, तो उस जनरेशन को भी आप ये सोचो कि वो ये स्टेप लेंगे, तो आप उम्मीद अब मत रखो। क्योंकि वो अभी उस दुनिया में रस बच गए हैं जहाँ दिखावा है। करेक्ट। वो यंगस्टर्स ही है जिनको इसको अभी लीड लेनी पड़ेगी और इस आडंबर से बाहर निकलना पड़ेगा। ट्रू। और अगर इस आडंबर से बाहर नहीं निकले ना, तो आगे का भविष्य अच्छा नहीं। मुझे सबसे पहले तो आपकी जर्नी जाननी है कि कैसे ये फील्ड में आप आए, क्या बिजनेस है, क्या फील्ड में आए? वैसे तो हम लोग तो टेक्सटाइल और माइनिंग का काम है हमारा, पर बात ये थी कि जब कोरोना चल रहा था ना, मेरी शुरू से क्या आदत थी कि हम लोग कहीं 10-20 लोग बैठे हैं ना, तो मेरी क्या इच्छा रहती है कि अपने अच्छी बात करने का मुझे शौक था। और किस्से कहानियां मैं पढ़ता रहता था, मेरा पढ़ने का शौक कई सालों से। तो एक बार मैंने टाइटैनिक की कहानी अपने बीच पे, जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था तब, और जब मैं बोल रहा था तब कुछ एनआरआई वहां पे बैठे थे, तो उन्होंने वो बातें सुनी, तो उन्होंने बोला हम ये बातें आप वापस रिपीट कीजिए, हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उस समय तक मुझे इतना रिकॉर्डिंग का इतना कोई आइडिया नहीं था। मैंने उस टाइटैनिक की कहानी का अलग तरह से इंटरप्रिटेशन दिया था। वो आप सुनेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मैं सुनना चाहूंगा कि टाइटैनिक जब डूब रहा था ना, रात को 11:40 पर टाइटैनिक 10 अप्रैल को टकरा जाता है आइसबर्ग से, और वो लोग गन शॉट्स ऊपर लगाते हैं कि भाई पास में कोई भी हो तो हमको बचा लो।
तो 9 नॉटिंघम माइल्स पे एक शिप खड़ी थी। वो लोग वहां पे इलीगल फिशिंग कर रहे थे। तो वो एक बार तो विचार किया कि हम जाएंगे तो बचा लेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि हम जाए तो हम पकड़े जाएंगे, क्या आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। दूसरे 16 नॉटिंघम माइल्स पे एक और थे। तो उन्होंने बोला यार रात की टाइम है, आइसबर्ग से कहीं हम नहीं टकरा जावे, सुबह थोड़ा मौसम खुल जाता है तब जाएंगे और उनको बचाएंगे। और 64 माइल्स पे एक ऑस्ट्रिया जा रहा था और वो उल्टी दिशा में जा रहा था। उसने सुना और उसको, वो जो कैप्टन था ना, उसको बाद में ब्रिटेन का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। ही केम बैक, रात को वो वापस आया और उस आदमी ने, तब तक 1500 लोग टाइटैनिक में डूब चुके थे, पर उसने 750 लोगों को बचाया उस एक शिप ने। और उस शिप से वो जाने वाला ऑस्ट्रिया था, पर उन सबको वो न्यूयॉर्क लेके गया। तो मैंने इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि भाई देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली शिप जो खाली पैसा कमाना चाहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई मरे कोई जिए उनको कोई मतलब नहीं। और दूसरे लोग हैं अपनी एडजस्टमेंट के साथ लोगों को बचाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। और तीसरे लोग विपरीत स्थितियों में भी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर मैंने लास्ट में इंटरप्रिटेशन दिया कि आपकी जिंदगी जैसे गुजरी है वैसे गुजरी है, पर अब तो कम से कम तीसरे आदमी बन जाए। ये जो चीज थी ना सर, ये नाइट को मैंने, वो सुबह मैंने भूली और मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। और पूरी वर्ल्ड वाइज उस जमाने में जो फेसबुक में भी इतना बंद यानी अलाउ करते थे, तो एक एक जगह लाखों लोगों ने एक एक जगह देखा। तब हमको लगा कि भाई नॉलेज ट्रांसफर करना चाहिए। करेक्ट। और फिर वो जर्नी चालू हुई। अमेजिंग सर, ये स्टोरी सुन के मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगने लगी कि हाँ यार सच में ऐसा होता है। और जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार सुबह उठ के देखेंगे, सेम वे बिजनेस में भी वैसा ही होता है। राइट है। आज कितने सारे ऐसे व्यापारी हमारे भाई हैं जो शायद यहाँ पर मुंबई में या पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो वो भी शायद वो दूसरी शिप के जैसे ही है कि उनको भी कुछ मिलने वाला है नहीं, वो अपने कंफर्ट में ही बैठे रहेंगे। तो आपने मुझे बताया आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप हो और फिर आपको स्टोरीज सुनना, पढ़ना पसंद है, लोगों को बताना पसंद है। अमेजिंग। ऐसी और कौन सी स्टोरीज है जो सर सबसे आपके दिल के करीब है? एक कहानी हमने बताई थी, मैंने वो कहानी मैसूर पैलेस के बाहर की थी। आप सोचिए कि मैं लगभग 150 सेमिनार कर चुका हूँ और लगभग 1 घंटे का मेरा सेशन रहता है। और यानी हमारे लिमिटेशन आ जाती है, हम लोग बिजनेसमैन हैं तो सैटरडे संडे के अलावा मैं कहीं जाता नहीं। तो वहाँ मैंने एक स्टोरी की थी कि भाई एक बड़ा पैसे वाला आदमी होता है और वो कार लेके जा रहा है, उसके ऑडियो बज रहा है। तो उसमें एक संत महात्मा बोल रहे थे कि तुम साथ कुछ लेके नहीं जाओगे। तो इसको लगता है यार ये महात्मा लोग हैं, इनको तो बैठे बैठे रोटी मिल जाती है, हमको मेहनत करनी पड़ती है, हम बिजनेसमैन हैं, तो मैं कोई ना कोई आइडिया लगाऊं कि पैसा ऊपर लेके जाऊंगा। तो वो अपने स्टाफ को बोलता है कि यार ऐसा कोई नुस्खा लाओ। तो लोग बोलते हैं पूछ बोले, फिर वो बोलता है मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि मैं पैसा ऊपर लेके जा सकूं। फिर एक दिन वो 10,000 उसके कर्मचारी होते हैं, उनको बोलता है मैं 5 करोड़ दूंगा, मुझे कोई रास्ता बताओ। इतने में एक स्ट्रेंजर आता है और वो बोलता है सर मेरे पास रास्ता है। बोले क्या है? बोले सर आप दुबई जाते हो? हाँ। तो बोले कैसे जाते हो? वहाँ जाने से पहले क्या करते हो? बोले वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करते हैं। यूके जाते हो? बोले पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बोले यूएस जाते हो? अरे सर बार बार क्यों पूछ रहे हो? यूएस जाओगे तो डॉलर पे, ये बेसिक है, वो जाने के बाद ही हमारी जर्नी चालू होती है। तो बोले सर ऊपर जाओगे ना सर, ऊपर की करेंसी एक ही है, वो है पुण्य। अगर आप पुण्य करके जाएंगे ना तो वो करेंसी आपके वहाँ पे काम आएगी। बाकी यहाँ का 10,000 करोड़ भी यहीं रहने वाला है। ये बात जैसे ही मैंने कही ना, वो वीडियो इतना चला कि हमारे देश के एक बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं, तो वो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि शांति भाई, उनका 101वीं क्लिनिक का उद्घाटन मेरे से करवाया उन्होंने। और उन्होंने फिर एक NGO खोला और NGO का नाम रखा पुण्य फाउंडेशन और लोगो रखा करेंसी, और उनको 2 करोड़ रुपया उसमें आया। ओह अमेजिंग। और वो सेल्फलेसली वो लोगों को भी
वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। ये पुण्य की बात से तो मैं सच में रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप भले यूके जाओ नहीं जाओ, यूएस जाओ नहीं जाओ, वहाँ के करेंसी की जरूरत पड़े नहीं पड़े, ऊपर तो जाना ही है और वहाँ की करेंसी तो आपको लेके ही जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब तक हो वहीं पर करेंसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए। अमेजिंग अमेजिंग सर, ये थॉट्स लाते कैसे हो यार, इतनी सारी स्टोरीज कैसे है आपके पास? मेरे मन में क्या रहता है सर, क्या अपना हिंदुस्तान जो है ना, ये कहानियों का सर समंदर है। यहाँ इतने रत्न पड़े हैं और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में इतने प्यारे लोग हुए हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर समंदर के अंदर जाएंगे ना तो आपको निकलेगा यार क्या क्या लोग हुए अपने यहाँ। यानी आप अगर सुनेंगे तो आप सुनते रहेंगे, इतनी प्यारी कहानियां हमारे पास। सर आपकी स्टोरीज ऐसे हम यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो सुनते ही है, देखते ही है आपको, लेकिन आपकी स्टोरीज वैसे ज्यादातर लोग कहाँ सुनते हैं? आप सुन के ताज्जुब करेंगे, अपने इंडिया में तो आप जब जगह आपको देखने को मिलेगी, पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान, सऊदी और कतर में देखा जाता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात है? तो सब एक तो दो चीजें मैंने कभी यानी पाकिस्तान, सऊदी, कतर में मैं न्यूयॉर्क था, टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा तो 6 पाकिस्तानी आए, बोले शांति भाई आप इधर कैसे आए? उन्होंने बातों बातों बोला शांति भाई आप अपनी कहानियां बंद मत करना, मैं मेरी ये कहानियां मेरी आपा को कैलिफोर्निया भेजता हूँ, मैं उधर भेजता, कभी कराची। बात क्या है साहब, क्या आप अपनी बात को है ना, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा शांति से समझना। हमने 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेट दे दिया है। एक तो हमने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में एंटर करा दिया है। एक्चुअली वो इसको एक समझिएगा, वो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है, करेक्ट, जिसमें हम कई बार वोट देने जाते हैं और नहीं भी जाते। यानी दैट इज बहुत छोटी चीज है पॉलिटिक्स, जिसको हमने लाइफ का इतना बड़ा पोर्शन दे दिया है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी लाइफ, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारा कल्चर, हमारी आपसी प्यार, इन सब चीजों पे जो बातें होनी चाहिए थी ना, वो तो हो गई साइड। और ये सब बातें साहब, और जहाँ राजनीति हो जाती है ना साहब, वहाँ रिश्ते खराब होते हैं। तो साहब मेरे को तो, मैंने 500 कहानी में एक भी बात राजनीति की नहीं की, नॉट ए सिंगल, क्योंकि मैं इंटरनली मानता हूं कि आप इसको बहुत ज्यादा वेट दे रहे हो। आपको वेट देने की जरूरत ही नहीं है इस चीज को। और दूसरा, हेट्रेड की बात मत करो। कोई भी धर्म की बात है ना, उसका आप कभी ये मत दिखाओ कि हमारा धर्म ऊंचा है ना, उसका धर्म नीचा है ना, फलाना है। ये सब चीजें साहब, किसी का दिल दुखाने का जब आप काम करते हो ना, तो पहला स्टेज ही आपका, ये 2 चीजें छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आपको प्यार करेंगे। 100% यस सर, आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। और एक और ऐसी इंस्पिरेशन चीज़ मुझे चाहिए, अगर मैं आपको पूछूं कि ये 150 जो आपने वर्कशॉप्स किए हैं, उससे आपने कितना पैसा कमा लिया? देखो साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी जगह होते ना, तो मैं जैसे एक भी पैसा नहीं लेता हूं ना, आप भी नहीं लेंगे। मैंने 150 सेशन में एक बार भी पैसा नहीं लिया। 2 बार मैंने पैसे लिए, किस लिए? अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, कि भाई इनको जरूरत है, आप इनको दे दो। वो भी मैंने बंद कर दिए, क्योंकि उनको डेनमार्क की एक संस्था ने अच्छा पैसा दे दिया। एक बार मुझे लगा कि इनको जरूरत है, तो मेरा 2 सेशन कराना आया, तो मैंने बोला यार पैसा इनको दे दो ना, तो उन्होंने खुशी खुशी दे दिए। पर जब उनका काम हो गया तो वो भी मैंने दिलाना। 150 सेशन में नॉट ए सिंगल एनपी। सर ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि आज किसी को खाली थोड़े बहुत वीडियोस चल जाते हैं, लोग जानने लगते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं तो डिमांड्स चालू हो जाती है, जबकि आपने इतने लोगों को ऐसे ही कंट्रीब्यूट किया विदाउट इवन अ रुपी। नहीं, इसका एक रीजन है सर। हमारे जैन समाज में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जैन समाज में पैसे से ज्यादा इज्जत बड़ी प्यारी है। हमारे सोसाइटी में क्या है कि देखो साहब, आज मेरे को 3 से 4 बार तो जैन रत्न दिया गया है, 3 से 4 बार मुझे समाज गौरव दिया गया है। आप सोचिए, जब समाज आपको समझने इतनी बड़ी बड़ी आपको दे रहा होता है ना, तो साहब फिर पैसा आपके लिए वक्त नहीं रखता है। आप सोचिए मेरी बात को। करेक्ट। सोसाइटी कुछ सोच समझ के दे रही होती है आपको। तो ये आप सोसाइटी अपने को जितना मान प्यार दे रही है ना, तो उसका फिर कोई मोल नहीं है। इसलिए मुझे कोई ऐसी स्टोरी बताइए जो रिलेटेड टू हेल्थ हो या रिलेटेड टू लाइफ हो, कि मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दे।
मैंने अभी एक वीडियो बनाया था हुंजा वैली का, कि एक ऐसी जगह है पाकिस्तान में जहाँ लोग, वहाँ का एक आदमी हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसका पासपोर्ट देख के वो ताजुब कर गया, 152 साल का। तो उन्होंने बोला यार 152 साल का आदमी, तब पता किया तो मालूम पड़ा कि यहाँ 120 साल के तो बहुत आदमी है। जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि 90 साल की लेडीज है जिनका बच्चा होता है और वो 30-35 साल की दिखती है। तब वो पूरा नोबेल लॉरेट्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, जैसे दुनिया में ब्लू जोन्स है ना, वैसा पे कि आखिर यहाँ के लोग इतना स्वस्थ कैसे जीते हैं। तो एक तो पता लगा कि वहाँ हिमालय के ग्लेशियर का जो पानी आता है वो पीते हैं। दूसरा, वो लोग वॉक अच्छी करते हैं। तीसरा, वो कुर्बानी जो बोलते हैं ना, हाँ, उसका इंटैक्ट उनका बहुत ज़्यादा है, सब्जियों में, फ्रूट्स में, पूरा का पूरा जूसेस में, आप समझे। और 300 साल में कहते वो अलेक्जेंडर के वंशज अपने आप को मानते हैं, बोलते वहां पे आज दिन तक कभी कोई डिस्प्यूट भी नहीं हुआ। तो स्वस्थ जीने के तरीके यही है कि आप अच्छा रहो, अच्छा सोचो, अच्छी रहो। ये मैंने हुंजा वैली की स्टडी की थी पूरी। तो लाइफ यही है कि और किस्से कहानियां चलती रहती है। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं, तो सर वो ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें सिखाते हो? मेरा जनरली 1 घंटे का सेशन रहता है। हाँ, उसमें 40 मिनट्स तो हमारी ये चलती है। 40 मिनट्स में मैं लोगों को शुरुआत ही कई बार बताता हूँ कि आपको 95% चीज़ों के लिए आप रेस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। आप समझिए, जैसे मेरे एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कई बार कि 5C बोलता हूँ मैं। 5C बोले तो पहला C, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। आप अपना जी जलाते हो, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट क्राई, सुबह सुबह उठ के रोना बंद करो। करेक्ट। तीसरा, डोंट कंप्लेन, ये मेरे बेसिक्स है। फोर्था है कि डोंट कंपेयर, वो उसके पास ऐसा है ऐसा है। हर आदमी यूनिक है। 800 करोड़ लोग हैं, भगवान ने ऐसा चीज़ बनाया कि लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है 1 इंच का है, दूसरे से नहीं मिलता है। तो हमारे जैसा दूसरा पीस कोई दुनिया में है ही नहीं। और 5वां जो हमने भूल गए हम लोग, वो है कॉम्प्लीमेंट देना। हम लोगों ने तारीफ करना बंद कर दी है, कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें चालू कीजिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और आप नोट करना कि 95% जो आपके विषय नहीं उसके बारे में आप बोल रहे हो। जैसे हमने 500 स्टोरीज की है, अब सुन के ताज्जुब करेंगे, नॉट ए सिंगल स्टोरी ऑन पॉलिटिक्स एंड नॉट ए सिंगल स्टोरी ऑन हेट्रेड ऑफ रिलीजन्स। 500। आप यार कोई 70-80 साल की जिंदगी है, कोई अश्वत्थामा तो है नहीं कि हजारों साल तक जीते रहोगे। आप सोचो, तो किसी का दिल दुखाने तो आए नहीं इस प्लेनेट पे। सही बात है। आप आए हो ना तो थोड़ा छोटी मोटी जिंदगी है, प्यार से गुजर बसर करके निकल जाओ ना यार। करेक्ट। इसमें यार इतना कोई वो खराब में वो अच्छा ना, कहाँ माथा फोड़ी पड़ता। करेक्ट, ये अपना पढ़ना है। नहीं, ये सही बात है सर। कॉम्प्लीमेंट देना लोग भूल जाते हैं सर। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एडवाइस लेना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए साहब, सबसे पहले तो इस एज में जो लवेरिया की जो बीमारी है ना, मैं आपको मैं इसको बीमारी वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि एक ज़माना था कंसिस्टेंसी थी। अब इतने तो अफेयर्स और इतने ब्रेकअप्स, आप सोचिए मेरी बात को, वो इतना बड़ा फिनोमिनन हो गया और इतना उसमें वो अपना 5-10 साल जो क्रीम होता है ना वो गंवा देता है। आप समझिए मेरी बात को। और रियलिटी जिंदगी की ऐसी है साहब कि बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है। और जो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके अपने काम पे, पढ़ाई पे, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया ना, उसके लिए लाइफ बड़ी टफ हो जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ। और ये जितना भी जो गेम है ना, ये 5-25 दिन तक अच्छा चलता है और बाद में आप देखिए पूरी दुनिया में नया रिसर्च है, 2030 तक 45% लेडीज शादी ही नहीं करेगी। कितनी? 45%। ये इंडिया में, चलो 2040 में वो फिनोमिनन आएगा। आउट ऑफ इंडिया का फिनोमिनन आ गया है कि 45% लड़कियां या लेडीज शादी ही नहीं करेगी या उनको अपना करने की इच्छा भी नहीं होगी। ये तो आने वाली टाइम में ये ह्यूमन रिलेशन है ना, एक ऐसा टॉप, ये इतना सारा नॉलेज का जो बस्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये ह्यूमन नेचर को समझते हुए शादियां करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो।
आप वेडिंग नहीं करे, वेडिंग का इवेंट करने में लग गए। आप सोचिए, मेरा 1 मिनट का एक क्लिप है जिसमें मैं बताता हूं कि भाई एक फोटोग्राफर के पास उसने बोर्ड लगा रखा था कि 10 रुपये 20 रुपये का भी फोटो है, 30 रुपये का भी फोटो है, 50 रुपये का भी। 20 रुपये में आप जैसा है वैसा फोटो आएगा, 30 रुपये में आप जैसा लोगों को दिखना चाहते हैं, और 50 में लोगों को दिखाना चाहते हैं। और हुआ ये कि सबने 50 वाले फोटो खिंचवाए दिखाने के लिए। हम 3 दिन की शादी में 3 साल की कमाई उड़ा देते हैं और वो कोई काम नहीं आती। तो मैं लड़कों को कहूँगा, थोड़ा रियलिस्टिक बनिए, शादियां करिए 5-25 लोगों में, डस्ट एकदम उस बाकी के पैसे को अपनी जिंदगी का रियल कोई इन्वेस्टमेंट के। वॉरेन बफेट, आप दुनिया को पढ़िए, इन सब ने अर्ली इन्वेस्टर थे, 10 साल में 12 साल में। पैसे की तरफ सोचिए, अगर पैसे की तरफ आपने नहीं सोचा ना। और सेकंड, ये ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। मैं आपको बता देता हूँ, इतना खराब हालत है। हनी सिंह का नाम सुना हुआ सर आप? हाँ। वो आदमी एक जमाने में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन उसके पीछे थे, और वो एक से एक इंडिया का गाना। और 2014 में एक सरदार ने उनको बोल दिया कि रियल चीज तूने कभी पी क्या? बोले क्या? और उसको चरस गांजा खिला दिया। और वो बाद में हनी सिंह ने एक आदमी को रख लिया अपने पास, वो दिन भर चरस बना के देता था, और ही वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इतना तगड़ा सिंगर, इतना नॉमिनल, जो इंडिया का फ्यूचर हो सकता था, ड्रग्स ने। और साहब, उस रास्ते पे जाने के बाद वापिस आना है ना, बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो मैं बच्चों को बोलूँगा, आप देखो कई बड़े बड़े स्टार हैं, स्ट्रिक्टली ना, जिंदगी में ना बोलना सीखिए। जो आदमी आप, जो दोस्त आपके साथ बोलता है कि लेना है भैया, मैं कोई कंडीशन में नहीं लूँगा, आपने स्ट्रिक्टली नहीं लिया ना, तो एक ही लाइफ है, आप स्पॉइल कर दोगे। और माँ बाप जो आपके जितनी आशाएं आपसे लगा के बैठे, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े माँ बाप को आपकी जरूरत पड़ेगी, और आप अगर इनमें उलझ गए ना, तो माँ बाप का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। तो से नो टू ड्रग्स, 2। और तीसरा, आप जिस स्टेज पे है ना, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस 600 रुपये का, 700 रुपये का आजकल टर्म प्लान आता है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए का हो जाता है, वो करवा के रखिए, नहीं तो एक बीमारी आपको लंबी ले जाएगी। तीसरा, ये 3-4 पॉइंट्स पे यूथ को ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई अपने को ये सब चीज़ों से अगर करेगा तो यूथ का कोई बहुत बढ़िया फ्यूचर। हाँ, मैंने एक और केस ऐसा देखा था, जैसे आपने हनी सिंह का बताया, वैसे संजय दत्त के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसको वापस रिटर्न आना बहुत डिफिकल्ट हो गया था आम लाइफ में। आप ये समझ के चलिए सर, जो नार्कोटिक्स के CBI के जो टॉप डायरेक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 1 वे ट्रैफिक है, इसमें एक बार जा सकते हो, रिटर्न बैक नहीं। संजय दत्त का केस देखे ना आप, इतना बड़ा सुनील दत्त का नाम, आप सोचिए, इतना बड़ा आदमी, और क्या उसने लाइफ खराब कर दी साहब, आप सोचो। और रिटर्न बैक, आप सोचिए, आपके पास 50,000 करोड़ रुपया है, पर आपको अगर 5-7 साल जेल में रहना पड़े तो आपको मंजूर है क्या? आप कोई भी एक दिन भी आज़ादी पसंद, तो साहब ये दिन क्यों देखने पड़े, क्यों काम ये करना पड़े? तो से नो टू ड्रग्स स्ट्रिक्टली। एक बियर की बोतल, एक अल्कोहल की बोतल, एक चरस आपको कहाँ लेके जाएगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक्चुअली हनी सिंह तो प्रमोट भी वही करते हैं ना, उनका गाना बहुत पॉपुलर है, वो क्या है, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। हमारे पास गुटखा वाले आए थे मेरे पास, हाँ, मेरे वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, बोला हमारा लगाओ। मैंने बोला यार, मैं बात ही इंस्पायरिंग कर रहा हूँ, आप सोचो मेरी बात को, आप आए हो, चाय पियो, मैं तो उनको इशारे में बताया कि आप ये बिजनेस बंद करो यार, एक जिंदगी लेके आए हो, किसी का घर उड़ जाएगा बॉस, आप सोचो। लेकिन यही चीज के बारे में सर कभी अजय देवगन या अक्षय कुमार नहीं सोचते यार, वो भी विमल को प्रमोट करने में लग जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने अपने रियल हीरोज सेलेक्ट करना बंद, देखो ये सब गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोगों ने रियल हीरोज को नहीं पकड़ा है। हमको भगत सिंह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, राजगुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सुखदेव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप समझिए। और हमको इनकी पर्सनल लाइफ, ये सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ के बारे में सब जानकारी। मैं उनका, देखो उन्होंने अच्छा किया बोली, पर मैं साहब, इंडिया का रियल हीरो कौन है मालूम है? सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे रिलायंस का वर्ल्ड कप हो रहा था सर, और इनको 20 करोड़ रुपये 1980s में ऑफर हुए थे। कितने? 20 करोड़। और आप पूरा रिलायंस का पूरा वर्ल्ड कप देखना, इन्होंने जो क्रिकेट का बैट था ना, सबका विल्स का लगा हुआ था, इन्होंने विल्स नहीं लगाया, और 20 करोड़ रुपया। एक आप सोचिए, एक आदमी 80s में 20 करोड़ रुपया नहीं लिया,
और अभी जब IPL में था ना, तो वो सरोगेट एड भी नहीं, यानी एक कंपनी ने कोई स्पॉन्सरशिप के जिस प्लेयर्स को और कोचेस को दिया तो उसमें से अपना हिस्सा इसने बोले मना कर दिया। इन्होंने अपने फादर को वचन दिया था कि मैं जिंदगी में कभी है ना गुटखा, अल्कोहल किसी को प्रमोट नहीं करूंगा। अगर इंडिया का रियल हीरो कोई है तो वो सचिन तेंदुलकर है। उसने अपने जीवन में है ना कभी एक पैसे का लेन देन नहीं किया ये गुटखा या अल्कोहल को प्रमोट करने के लिए। तो एक्चुअली जो हीरो है, रियल भारत रत्न जो दिया हुआ है ना, तो वो सचिन तेंदुलकर है और रियल वर्थ। कहीं ना कहीं अभी आजकल का बॉलीवुड भी इसमें जिम्मेदार मुझे लगता है, क्योंकि वो जितने भी मूवीज अगर आप कभी देखो तो उसमें ये सारी चीज़ों को एकदम कूल फैक्टर दिखाया जाता है, मतलब चिल फैक्टर दिखाया जाता है। तो लोग वही देखते वही सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर्स को भी समझना पड़ेगा, मूवी जो बना रहे हो उनको भी समझना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये देखो ना साहब, आपने नोट किया होगा, अल्कोहल को हम लोगों ने वे ऑफ लाइफ बना दिया है। हाँ, कोई आदमी का डे टू डे में वो लोग आपस में भी बात करते हैं तो अरे वो ये सोच नहीं पाते कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ कोल्ड क्लाइमेट था दैट वाज रिलेवेंट देयर। ये आपका कोई इसका कोई आप खाली चिल फैक्टर के लिए भले लो, बाकी आपकी यहाँ गर्मी में उसका कोई रोल नहीं है। आपके हिसाब से एजुकेशन का कितना महत्व है अगर किसी भी करियर किसी का देखे तो, मतलब आज की तारीख का जो पढ़ाई है, रेलेवेंस है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिप्लोमेटिकली सब आपको ये बोलेंगे कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है, वो है। एकदम हायर लेवल की पढ़ाई हो ना तो ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में इंडिया के 80% बिजनेसेस में आज की पढ़ाई कोई रिलेवेंसी रही नहीं। आप पढ़ाई करते 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 साथ में ये बिजनेस सीख लीजिए, क्योंकि कई बिजनेस ऐसे हैं। मैं आपको बताऊँ, गारमेंट का बिजनेस, आज मैं आपको बताता हूँ पूरी गारमेंट इंडस्ट्री में सिंधी और मुस्लिम भाई है, ठीक है। आप उनके बच्चों को जाके देखिए, बस छोटे छोटे बच्चों के पास 2-2, 4-4 करोड़ रुपया हो गया। 100-200 पीस, 500 पीस बनाता है रोज का, 20 रुपया पीस, 30 रुपया पीस पे रोज का 10,000 रुपया घर लेके जा रहा है। अब आप क्या सिखाओगे आदमी को? आप सोचो ना, 2-4 लाख रुपया वो बच्चा ऐसे ही छोटी एज में 18 साल की एज में कमाने लग गया, 20 साल की एज में। तो साहब पढ़ाई को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे अपने इंडिया में इतने इंजीनियर्स बना लिए, अब इंजीनियर्स को डालेंगे कहाँ? हाँ, करेक्ट। हर साल इतने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं अपने पास। आप सोचिए ना, अभी यहाँ से कनाडा गए बच्चे, एक रेस्टोरेंट खाली वेटर की नौकरी के लिए 3,000 लोग बाहर खड़े थे और उसमें 90% इंडियंस थे। बाप रे। और नौकरी जब ये तो यहाँ से गए सब पढ़े लिखे गए, और नौकरी क्या करने के लिए वहाँ वेटर और परसू का न्यूज़ है। बाप रे बाप। मतलब यहाँ पर लोगों को सपना बेचा जाता है कि आपको यहाँ से जाना है कनाडा, तो ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, ये एंट्रेंस एग्जाम दो, हम कनाडा भेजेंगे। अब वहाँ पर जाके भी ऐसी सिचुएशन है। मतलब अभी कल ही हमारा एक अब्रॉड स्टडीज़ के मेंबर के साथ बात हुआ था, उनका भी कहना यही था कि लोग आज की तारीख में वहाँ पर जाने का सपना रखते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके क्या करेंगे उसका सपना वो सपना। और प्रैक्टिकल बात ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं तो देखो साहब, यूएस 12 सिटीज में मेरा प्रोग्राम था, ठीक है। मैं यूएस इतना घूमा, इतनी सिटी बाहर के आउटर। मैं आपको एक बात बताता हूँ साहब, हिंदुस्तान जैसा बढ़िया जगह कहीं नहीं है। और जितना आप जहाँ पे आप रहते हो ना, वहीं आसपास आपका कोई बढ़िया कामकाज हो जाता है ना, उससे बढ़िया जिंदगी नहीं है। इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है बॉस। और अब आप सोचिए ना, और मुझे क्या लग रहा है, आने वाले टाइम में भारत में इतना व्यापार, आप सरकारों के भरोसे मत रहिए। कोई भी सरकार आवे, ये 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी। और आपको अगर सरकार जो कोई पॉलिटिकली एक्टिव भी हो ना, तो उनको बोलिए कि भाई आप सरकारों के ऊपर प्रेशर बनावे कि टैक्सेशन सिस्टम कम करें और पैसा लोगों के हाथ में दे। लोगों के हाथ में पैसा देंगे तो लोग अपने आप जॉब क्रिएट कर देंगे। सही बात है। बात ये हो रही है कि यहाँ पे 30-40% तो सरकार ले लेती है, और इतना आप समझे नहीं, सरकारों के खर्चे इतने हैं। ये अगर प्रैक्टिकल बात ये है कि जिस दिन यहाँ इनकम टैक्स फ्री हो गया, कुछ भी फ्री हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आएगा कि गवर्नमेंट इमेजिन नहीं कर सकती, लोग धंधा करेंगे। 100% यस। नहीं, ये मैं बात से अग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा
चेंजेस सोचो ना होने की यार, जरूरत क्या है। कर सकता है आदमी भाई। अब देखो ऐसा पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स इन लोगों के पास है। और आप देखो साहब, मेरा क्या मानना है, जब तक आपको वोट देना है ना, तब आप पार्टी के मेंबर बनो, पर सेकंड डे आप सिटीजन बन जाओ। और इनसे आप बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी आप बात नहीं करते हो। ये जूहू बीच की जो क्लीनिंग है ना, हमारे सब ग्रुप ने मिलकर करवाई थी, और हम लोगों ने बोला तो क्लीन हो गया। हमको शुरुआत में बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अरे भाई, सब कुछ हो सकता है, आप बोलो तो सही। तो ये आप पार्टी के लॉयलिस्ट मत बनिए, आप कंट्री के लॉयलिस्ट बनिए। सही बात है। ये कंट्री है, देखो पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, पर कंट्री सदा के लिए। यू आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेरा नजरिया है। वैसे सर, आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसमें बिलीव करते हो, मैनिफेस्टेशन में? देखिए, मैं सुनता बहुत हूँ, मेरी बात सुनिए। और उससे जो मास्टर्स हो गए ना, वही बता पाएंगे कि इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। मैं तो इसमें ये सोचता हूँ कि कम से कम अपना थॉट प्रोसेस तो पॉजिटिव होता है। उसमें वो बोलते हैं कि भाई आप गलत वर्ड यूज मत करो, अच्छे वर्ड्स बोलो, अच्छा सोचो। उसमें अपना क्या जाता है, वो तो उल्टा अपने लिए माइंड सेट के लिए अच्छा है ना। तो मैं तो उल्टा, मुझे तो मन में है कि मुझे एक प्रोसेशन सीखना है और करना है। मैं तो उल्टा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई बढ़िया मास्टर मिले तो उनके साथ वो सेशन मैं सीखूं। करेक्ट। अपने को तो जर्नी है सर। जिस दिन देखो सर, जिस दिन अपने ये समझ लेंगे कि सब कुछ सीख लिया, उस दिन अपना रिवर्स चालू हो जाएगा। सीखते रहो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई मास्टर मिलेंगे तो मैं जरूर उनसे सीखूंगा। नहीं 100%। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने इसके लिए पूछा ना, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि लोगों के पास जो बिजनेस संभालते हैं, जो खुद का व्यापार संभालते हैं, उनके पास बहुत बार ये होता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड करना, भगवान को उसके लिए थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि जब भी आज बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बताया ट्रेनर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो लोग बोलते हैं कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे आपने बहुत करेक्टली बताया कि पहले आप उसे सोचना तो चालू करो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप सीधी बात है वहाँ पर जा ही नहीं पाओगे। इसके रिलेटेड कोई स्टोरी है आपके पास? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल वगैरह बनाते ही नहीं है। गोल सेटिंग तो होना ही चाहिए। हाँ। मैं बताता हूँ, अब जिम कैरी था। हाँ। जिम कैरी को उसके मन में आया कि मुझे हॉलीवुड मूवीज में $5 लाख लेना है। तो उसने अपने नाम का चेक बनाया और पर्स में रखा, और आप सुन के ताज्जुब करेंगे, एक दिन उसको $5 लाख मिला। ब्रूस ली ने 1970s में एक सीक्रेट करके लेटर लिखा था अपने आप को कि मुझे 1980 आते हॉलीवुड का नंबर 1 बनना है। वो 1973 में बन गया, और वो लेटर उसने अपने बाथरूम में, अपने सब जगह वो लिख के रखा था कि आई विल बी द सुपरस्टार वन डे। आप समझिए मेरी बात। और ऐसा नहीं कि आदमी, देश भी आप देखो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, हिरोशिमा नागासाकी में 3 लाख लोग मारे जाते हैं, पूरा देश डिप्रेशन में आ गया था जापान। तो जापान ने अपने आप को गोल सेट किया, पहले स्टील इंडस्ट्री का, फिर कपड़े का, टेक्सटाइल का नंबर 1 बना, स्टील का नंबर 1 बना, फिर इलेक्ट्रॉनिक का नंबर 1 बना 60s, 70s और 80s। और आप सोचिए, जहाँ आयरन ओर नहीं, कोल नहीं, वो स्टील बना रहा है, जहाँ कपास नहीं, वो कपड़ा बना रहा है। सिर्फ एक ही है, गोल सेट किया। तो लाइफ में जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे, आपकी जिंदगी गोल गोल ही रहेगी। हाँ, एब्सोल्युटली नहीं, ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ कि जब तक अगर आपके पास गोल नहीं है, सीधी सी बात है, बिना डायरेक्शन की शिप के जैसे हो जाओगे। आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, बस आगे बढ़ रहे हैं। और यही गलती बहुत सारे आज बिजनेसमैन कर रहे हैं। मैं आज बिजनेसमैन इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस ओरिएंटेड है, जो खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो शायद अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर, ये बिजनेस को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एक स्टूडेंट को जिसने अपनी पढ़ाई जस्ट अभी कंप्लीट की है, उसको क्या करना चाहिए? मतलब कंपनी में जॉब करना चाहिए या अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए? नहीं, उसको ऐसा है कि बेसिक काम सीखने के लिए कहीं भी काम सीखे। कारण क्या है कि कई चीज़ें आप कितना भी करो, 4-6 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, जो उसका अनुकूल था, थोड़ा कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलर फील्ड है उसका काम सीख ले, फिर अपना करे, कोई दिक्कत नहीं। पर बेसिक स्टार्ट जो है ना, हमारे राजस्थानी में देखिए ना, हम लोग तो पहले क्या करते थे, अभी तो देखो सब बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे,
हमारे में तो 9th 10th में भी हमको दुकान पे आके, गर्मी की छुट्टियों में दुकान पे आके बैठ जाते थे। तो हमारा जब 15 साल का भी बच्चा, 14 साल का भी बच्चा दुकान, अगर किराना की दुकान है तो किराना सीख रहा है, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा सीख रहा है। मैं तो बोलता हूँ ये जितने भी बच्चे हैं ना, आप देखो वॉरेन बफेट इन्वेस्टेड एट द एज ऑफ 12, एलन मस्क का देखना, एलन मस्क एट द एज ऑफ 10। आप सोचो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, इन्होंने इन्वेस्टर कितना 10-12 साल की एज में चालू कर दिया था। करेक्ट। हम लोग खाली पढ़ाई के चक्कर में ऐसे हो गया 25-30 साल तक खींच रहे हैं। इन लोगों ने जो, तो हमारे वहाँ मैं तो बोलता हूँ जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, वो भले 10th में है कि 9th में है कि 10th में, गर्मी की छुट्टियाँ आती है, स्कूल की छुट्टियाँ आती है, तुम जाओ अपने पापा की दुकान पे बैठो, नहीं होता तो साला ठेला पे खड़ा रहो, कहीं नहीं पानी गैस, कहीं ना कहीं अपना 2 महीना है ना सीखो काम, 4 महीना, वो आपको लगता नहीं है पर वो बाद में आपकी लाइफ बनाएगा। सही है। नहीं, ये चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि आप अर्ली स्टेज से जितना सीखना चालू करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी ये भी मानते कि अरे नहीं यार अभी तो हम छोटे हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी लाइफ कभी जिएंगे। मतलब जेन जी का आज की तारीख में ये माइंडसेट बन गया है कि यार 15, 16, 17 या 20 साल तक तो हमें हमारी पहले लाइफ एंजॉय करनी है। आपको मैं बता दूं, यंगस्टर्स के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा उनको रोकना चाहिए वो है प्रेम का मैटर। 99% बच्चे ब्रेकअप्स में घूम रहे हैं, आप समझो मेरी बात को। और मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्टेफी ग्राफ को एक बार आपने अगर ध्यान से देखना, स्टेफी ग्राफ टेनिस खेल रही थी और ग्राउंड पे विंबलडन के क्लान कोर्ट पे एक लड़का ने आवाज लगाई, विल यू मैरी मी स्टेफी। और स्टेफी 2 मिनट रुकी। दुनिया की रिचेस्ट टेनिस प्लेयर, उसके मुंह से क्या निकला, 2 मिनट सुनने के बाद बोला, हाउ मच मनी डू यू हैव। और ये तो फॉरेन का मैं आपको बता रहा हूँ, अपने यहाँ सारा अली खान है ना, हाँ, वो तो कॉफी विद करण पे आई थी, उसको पूछा कौन पसंद है, तो उसने मुझे कार्तिक आर्यन पसंद है। तो उसके पास सैफ अली खान बैठे थे, उनके फादर, बोले हाउ मच मनी ही हैज। तो आप जो बच्चे जितने भी जो सोच रहे हैं ना कि शादियां ये प्रेम के लफड़े में जो पड़ रहे हैं ना, आप सोच के चलना आने वाले समय में अगर आपने पैसा नहीं कमाया ना तो प्रेम आपके कोई काम नहीं आने वाला है। तो पहला कंसंट्रेशन आप अपना, जैसे प्रेम और से नो टू ड्रग्स, ये 2-3 चीज़ों से आप दूर नहीं रहे ना तो आप कामयाबी नहीं पा पाओगे। मैं नहीं बोलता कि प्रेम खराब है, पर उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ खराब मत कर लेना, क्योंकि ये जो आने वाली दुनिया है ना, पैसे के बिना कुछ भी चलने वाला नहीं। सर, हमारे किसी व्यूअर को आपसे मिलना हो, आपकी स्टोरीज और सुननी हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मिलना तो सब नहीं हो पाएगा, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं मेरा एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे मेरा नंबर है वो 9821726329। इसके ऊपर वो, अगर मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9821726329, इस पे अगर वो हाई भेजेंगे तो मैं उनको स्टोरीज का लिंक भेज दूंगा। और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टोरीज का लिंक है ना व्हाट्सएप का, आप अपने बच्चों के ग्रुप में जरूर डालें, फैमिली के ग्रुप्स में जरूर डालें, तब कि सबकॉन्शियसली अपनी अच्छी बात सोसाइटी की वहां तक पहुंच जाए। सुपर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं, आप खाली मैसेज करो, स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज आ जाएगी जो आप, जिससे पॉजिटिविटी और भी लोगों में फैला सकते हो। अमेजिंग। सर, आप जूहू बीच पे कभी मिलोगे हमें? अरे जूहू बीच पे साहब एनी टाइम आइए। मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में मैं तो साहब मियामी भी गया, सब जगह गया, जूहू बीच जैसा कोई नहीं है साहब। आप ये सोचिए ना, इतना प्यार मिलता है यहाँ पे, इतना लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे का। आज मुझे 20 साल हो गया साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कोई पैराडाइज ढूंढने जाता है। मैं तो बोलता हूँ भाई, इससे बढ़िया मुंबई जैसा शहर नहीं और जूहू बीच जैसी कोई जगह नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग। आप एवरीडे रहते हो वहाँ पर? एवरीडे, सुबह 7 to 9 मैं वही मिलता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। 8:30, 8:45 हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर डेली वहाँ रहते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग सर, सच में मेरे लिए आप ट्रू इंस्पिरेशन हो और आपसे बहुत कुछ सीखने मिला आज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, एंड आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली होगी। थैंक यू सो मच।